हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल मनीषा रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं झनक सीरियल के महा ट्विस्ट वाली एपिसोड की, जहां ड्रामा, इमोशन और टेंशन का मीटर एकदम हाई हो गया है। आज तो भैया ऐसा कुछ हुआ है कि आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। अदिति ने जो कदम उठाया है उसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का रिव्यू होने वाला है एकदम धमाकेदार। एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां घर में झनक को लेकर घमासान मचा हुआ है। बेचारी झनक, जिसका दिल सोने का है, वो अनिरुद्ध को समझा रही है। वो कहती है, अनिरुद्ध बाबू प्लीज जाइए और अदिति दीदी को मनाइए। वो आपकी पत्नी है, आपका फर्ज बनता है। अब आप ही बताइए, इसमें झनक ने क्या गलत कहा। वो तो बस घर की शांति चाहती है। वो चाहती है कि अनिरुद्ध और अदिति का रिश्ता सुधर जाए। लेकिन नहीं, इस घर के लोगों को तो अच्छाई पचती ही नहीं है। तभी पायल, जो हमेशा मौके की तलाश में रहती है, एकदम से ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ती है। उसकी आंखों में नफरत और जलन साफ दिखाई दे रही थी। वो झनक पर चिल्लाते हुए कहती है, ए लड़की, तुमसे किसने सलाह मांगी? किसने कहा तुम्हें हमारे पारिवारिक मामलों में दखल देने के लिए? ना तो तुम इस घर की सदस्य हो और ना ही हमें तुम्हारी फालतू की सलाह की जरूरत है। तो बेहतर होगा कि अपनी जुबान बंद रखो और चुपचाप बैठी रहो। पायल के शब्द किसी जहरीले तीर की तरह थे, जो सीधे झनक के दिल में जाकर लगे। बेचारी झनक का चेहरा उतर गया। वो तो बस भला करना चाह रही थी, लेकिन उसे बदले में मिली सिर्फ नफरत और बेइज्जती। और भैया, ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। पायल के बाद नीलू भी अपना रंग दिखाती है। वो भी झनक पर चढ़ बैठती है। हाँ, हमने तुमसे कुछ पूछा क्या? तुम अपने आप को समझती क्या हो? जब देखो तब सबको ज्ञान देती फिरती हो, बड़ी आई महारानी सबको सलाह देने वाली। ऐसा लग रहा था मानो घर के सारे लोग मिलकर झनक को नीचा दिखाने पर तुले हुए थे। वो अकेली लड़की, जिसके माँ बाप नहीं हैं, जो बस थोड़े से प्यार और अपनेपन की भूखी है, उसे इस तरह से जलील किया जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। पुतुल, जो हमेशा झनक का साथ देती है, वो आगे आती है। वो झनक के कंधे पर हाथ रखती है और प्यार से समझाती है, झनक, तुम शांत हो जाओ। तुम इन लोगों के लिए कितना भी अच्छा सोच लो, ये हमेशा तुम्हें गलत ही समझेंगे। तुम्हारी अच्छाई इन्हें कभी नजर नहीं आएगी। तुम क्यों बिना बात के इनकी कड़वी बातें सुनती हो? चुप हो जाओ। पुतुल के शब्दों में झनक के लिए चिंता साफ झलक रही थी। झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बड़ी मासूमियत से कहती है, मैं अदिति दीदी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं आप सबसे भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं किसी को भी दुखी या परेशान नहीं देख सकती। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। वो आगे कहती है, अनिरुद्ध बाबू, मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ। मैं इस घर से चली जाऊंगी और प्लीज़ इस बार मुझे वापस लाने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं अब इस घर में और नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। आप लोगों ने आज तक मेरे लिए जो भी किया, उसका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। झनक के ये शब्द सुनकर अनिरुद्ध का दिल बैठ जाता है। वो जानता था कि झनक के जाने से उसकी ज़िंदगी में खालीपन आ जाएगा। तभी अनिरुद्ध बोलता है, ऐसे कैसे झनक? जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो तुम्हें तो वापस आना ही पड़ेगा ना। अनिरुद्ध की बातों में एक उम्मीद थी, एक आस थी कि शायद झनक रुक जाए। लेकिन झनक अपनी फैसले पर अटल थी। वो कहती है, नहीं अनिरुद्ध बाबू, तब का तब देखेंगे। वो मेरा फैसला होगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। लेकिन अब आप मुझे ज़बरदस्ती इस घर में वापस नहीं ला सकते। मेरी वजह से आपके और अदिति दीदी के रिश्ते में बहुत कड़वाहट आ गई है। इस घर का माहौल खराब हो गया है। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन अब बस। झनक की आवाज़ में एक ठहराव था, एक मजबूती थी। उसने तय कर लिया था कि वो अब इस घर में किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेगी। अनिरुद्ध फिर कोशिश करता है, झनक, तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अकेले सब कुछ कैसे संभालोगी? अनिरुद्ध की चिंता जायज़ थी, लेकिन घर के बाकी लोगों को ये चिंता नहीं, बल्कि झनक के लिए उसका लगाव लग रहा था। और तभी अनिरुद्ध की माँ, जो हमेशा झनक के खिलाफ रहती हैं, वो ताना मारती हैं, वाह बेटा, तुझे इसकी परवाह करने से फुर्सत मिले तो ज़रा अपनी पत्नी की भी परवाह कर ले। अगर इतनी चिंता तू अपनी अदिति की करता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन तुझे तो बस इसी लड़की की फिक्र है। ये क्या खा रही है, क्या पी रही है, कब आ रही है, कब जा रही है। अदिति जब से शादी करके आई है, बेचारी एक बार भी ढंग से हंसी नहीं है। घर में कलेश मचा पड़ा है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये लड़की है। पता नहीं कब जाएगी ये मनहोस इस घर से। अनिरुद्ध की माँ के शब्द कितने चुभने वाले थे। उन्होंने झनक को मनहूस तक कह दिया। ये सुनकर जेठू, जो घर में सबसे समझदार हैं, वो बोलते हैं, इंदु, मुझे लगता है कि तुम इस लड़की से नफरत करती जा रही हो। जिस दिन तुम अपनी नफरत की पट्टी आंखों से हटाकर इसकी अच्छाइयों को देखोगी ना, तुम्हें हर पल इसकी अच्छाई नजर आएगी। लेकिन तुम तो इससे नफरत करती हो, इसलिए तुम्हें इसमें सिवाय बुराई के कुछ दिखता ही नहीं।
जेठू की बात सुनकर इंदु और भड़क जाती है। नफरत नफरत क्या कर रही हूं मैं? जब से ये आई है इसने हमें कितना ठगा है, कितना धोखा दिया है, झूठ पर झूठ बोले हैं इसने, और अब देखो इसकी वजह से घर में क्या हो रहा है। जेठू फिर समझाते हैं, झूठ उसने कभी नहीं बोला। अगर अनिरुद्ध के साथ गलत हुआ तो उसके साथ भी तो गलत हुआ है। और इंदु, ये सब बातें अब मत करो। आज हमें समझ में आता है कि अगर अपना बेटा होता तो इस तरह से छोड़कर नहीं जाता। जेठू के इन शब्दों में गहरा दर्द छिपा था, अपने खोए हुए बेटे का दर्द। उनकी पत्नी भी रोते हुए कहती हैं, सही कह रहे हैं आप, आज उसकी कमी बहुत खल रही है मुझे। तभी पुतुल फिर से झनक के पास आती है और कहती है, झनक, तुम किसी को कुछ मत बोलो, तुम बस यहाँ से शांति से चली जाओ। जैसा भी हो मुझे बताना, क्योंकि यहाँ तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। झनक, जिसका दिल खुद टूटा हुआ था, वो दूसरों का दर्द समझ रही थी। वो जेठानी जी से कहती है, ताकि आप देखिएगा एक दिन आपके बेटे जरूर लौट कर आएंगे। लेकिन तनुश्री को तो जैसे आग ही लग जाती है। वो चिल्लाती है, हाँ बस बस, हमें तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है कि वो कब आएंगे। यह हमारा पारिवारिक मामला है, हम लोग देख लेंगे। और हम लोग उतने दुखी नहीं हैं जितना कि तुम्हारे इस घर में आने से हैं। झनक का दिल छलनी हो जाता है। वो कहती है, ऐसा नहीं है, पहले मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में बहुत दुख हैं, लेकिन फिर मैंने देखा तो आप लोगों की जिंदगी में मुझसे भी ज्यादा दुख हैं। तनुश्री फिर चिल्लाती है, चुप बैठो, मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या? दूसरी तरफ अनिरुद्ध की माँ इंदु अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही होती है। अनिरुद्ध, तूने अपनी बहुत मनमानी कर ली। क्या तुझे समझ नहीं आता कि तुझे अपनी पत्नी के बारे में सोचना चाहिए? अदिति जब से आई है सिर्फ गुस्सा कर रही है। शादी के बाद वो एक बार भी मुस्कुराई नहीं है। अनिरुद्ध, जो खुद भी परेशान था, कहता है, माँ देखिए, मैं उसे अभी तो नहीं मना सकता, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं शाम को आकर उससे बात कर लूंगा। अगर मैं अभी गया तो वो और भी भड़क जाएगी। इंदु को अपने बेटे पर गुस्सा आता है। अनिरुद्ध, तू इतना कैसे बदल सकता है? वो भी सिर्फ इस लड़की की वजह से? क्या तुझे अदिति का प्यार दिखाई नहीं देता? उसने हर घड़ी तेरा साथ दिया, हर मुश्किल में तेरे साथ खड़ी रही, और आज जब वो अकेली है तो तू उससे बात करने भी नहीं जा रहा है। दोस्तों, ये तो था घर का माहौल। अब चलते हैं अदिति के कमरे में, जहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। अदिति, जो पूरी तरह से टूट चुकी थी, एक खत लिख रही थी। उसके हर शब्द में दर्द, धोखा और निराशा झलक रही थी। वो लिखती है, अनिरुद्ध, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं बचा। तुम अब उस लड़की से प्यार करते हो। मैंने जो सपने देखे थे कि हम अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाएंगे, वो सब टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा कभी कोई घर बस ही नहीं पाया। जब उस लड़की ने मुझे बताया कि उसकी माँ ने मुझे पाला पोसा, तो मुझे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। मेरे अपने माँ बाप ने भी मुझे नहीं अपनाया। मैं सबकी जिंदगी में बस एक खिलौना बनकर रह गई। अगर उन्होंने मुझे 5 साल तक नहीं अपनाया तो उसके बाद मुझे अपनाने के लिए क्यों आ गए? मुझे यही बात समझ नहीं आ रही है। अब मैं बहुत टूट चुकी हूँ। हर दिन ऐसा लगता है जैसे मर मर के जी रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं चली जाऊँ। मेरे जाने के बाद तुम उस लड़की के साथ अपना घर बसा सकते हो। इस झूठी शादी को स्वीकार करके तुम्हें जो करना हो तुम कर सकते हो। लेकिन अब इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये खत लिखते लिखते अदिति की आंखें भर आती हैं। उसे अपना अतीत याद आता है, कैसे उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया, कैसे अनिरुद्ध ने उसे शादी तो कर ली लेकिन दिल में जगह नहीं दी। और अब झनक, वो झनक को अपनी सौतन समझने लगी थी। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी की सारी मुसीबतों की जड़ सिर्फ झनक है। उधर घर में इंदु झनक से कहती है, बस तुम चली जाओ यहाँ से, हम नहीं चाहते तुम्हें देखना। झनक हाथ जोड़कर कहती है, आप चिंता मत करिए, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अदिति दीदी, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो सबसे कहती है, आप लोगों की जीवन में सच में बहुत दुख है। इंदु फिर ताना मारती है, तुम क्या हमारा दुख कम करोगी? तुम्हारे आने से तो घर में और कलीशी हो रहा है। झनक कहती है, मुझे पता है कि मेरे आने से आप लोग खुश नहीं हैं, पर मैं आप सबसे प्यार करती हूँ। मुझे आप सबकी बहुत फिक्र है। आप लोगों ने मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया है, मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। और काकी, देखिएगा, एक दिन आपका भी परिवार पूरा होगा, आपके बेटे लौटकर जरूर आएंगे। नीलू फिर से बीच में कूद पड़ती है, तुम बकवास करते थकती नहीं हो क्या? और तुमसे हमने पूछा क्या? ये फालतू की हमदर्दी देना बंद करो, तुम्हारे जैसी लड़कियों को हम अच्छे से जानते हैं। पुतुल फिर झनक का बचाव करती है।
झनक तुम कुछ मत बोलो, तुम कुछ भी बोलोगी तो यहाँ लोग उसका उल्टा मतलब ही निकालेंगे। तुम्हें क्या मिलेगा ये सब सुनकर। तभी जेठू एक बहुत पुराना राज खोलते हैं। वो उदास होकर कहते हैं, जनक, हमारा एक बेटा था, दुष्यंत, बहुत ही समझदार था। वो मेरा बेटा था इसलिए नहीं कह रहा हूँ, घर में सभी लोग जानते हैं, अनिरुद्ध भी जानता है। हम तो उसकी मनपसंद की लड़की से उसकी शादी भी करवाने वाले थे, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो आज से 10 साल पहले हमें छोड़कर चला गया, आज तक लौट कर नहीं आया है। ये बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस घर का एक और दर्द सामने आता है। नीलू फिर अपनी भड़ास निकालती है, और वैसे भी हमारा परिवार तो उसी दिन बिखर गया था जिस दिन इस लड़की ने घर में कदम रखा था। तनुश्री अनिरुद्ध पर चिल्लाती है, अनिरुद्ध आज बहुत हो गया, आज तुझे जवाब देना पड़ेगा। तेरे पापा तुझसे कुछ नहीं पूछते, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी पूछना छोड़ दूंगी। तू क्यों अदिति से इतना दूर भाग रहा है? जो उसे पसंद नहीं है तू वही काम क्यों कर रहा है? अनिरुद्ध परेशान होकर कहता है, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं जैसे मैं अदिति को धोखा दे रहा हूं? उसके पापा कहते हैं, अगर धोखा नहीं दे रहा है तो साबित कर कि तूने ऐसा कोई काम नहीं किया। तभी अनिरुद्ध को याद आता है कि उसने आज सुबह ही झनक की मांग में सिंदूर भरा था, वो सिंदूर जो उसने मजबूरी में भरा था, लेकिन दुनिया की नज़र में वो उसका पति था। अनिरुद्ध के पास कोई जवाब नहीं होता, वो बस इतना कहता है, आप लोग को जो समझना है समझिए। उसके छोटे काका उसे समझाते हैं, देख अनिरुद्ध, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हमने देखा है, पहले तो उसे इंसानियत के नाते घर में लाया, ठीक है, लेकिन अब तू उसकी हर घड़ी देखभाल करता है, वो क्या खा रही है, क्या पी रही है, कब जा रही है। ये सब कुछ ज़्यादा हो रहा है अनिरुद्ध, और ये सब एक इंसानियत के नाते नहीं किया जाता। अगर ये सब होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि अदिति को बुरा लगेगा ही। और उधर अदिति अपने खत में आगे लिखती है, मेरे माँ बाप ने भी मुझे धोखा दिया, अनिरुद्ध तुमने भी मुझे धोखा दिया, और उस लड़की ने भी। मैं चाहकर भी उस लड़की को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पाई। अच्छा होता कि अगर मैं तुमसे शादी ना करती, काश मैं भगवान का इशारा समझ गई होती। खत खत्म करने के बाद अदिति एक ऐसा कदम उठाती है जिससे सबकी रूह कांप जाती है। वो एक चाकू उठाती है और अपने आप से कहती है, आज मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी, तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, ताकि तुम सब आराम से जी सको, और मैं भी। अब मेरा दम घुटता है, मैं और धोखे में नहीं रह सकती, जब मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। और ये कहते हुए वो अपने हाथ की नस काट लेती है, खून की धार बह निकलती है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। दोस्तों, ये सीन देखकर तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अदिति ने गुस्से, निराशा और धोखे में आकर अपनी जान लेने की कोशिश की। अब सीन बदलता है, शाम हो जाती है, घर में सब लोग बैठे हैं, लेकिन माहौल में एक अजीब सी टेंशन है। तनुश्री नीलू से कहती है, बेटा एक काम कर, तू जाके दीदी को बुला कर ला। नीलू डरते हुए कहती है, काकी मुझे डर लग रहा है, कहीं वो मुझ पर ही ना भड़क जाए। तनुश्री कहती है, ऐसा नहीं होगा, तू जाके बुला कर ला, मैं चाय बनाती हूँ, कब से कमरे में बंद है, पता नहीं कैसी होगी। नीलू चली जाती है। तभी इंदुमती आती है और पूछती है, क्या हुआ तनु, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तनुश्री कहती है, क्या बताऊं दीदी, जब से अदिति आई है बस रोती रहती है, उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी नीलू गई है उसे बुलाने। इंदुमती कहती है, ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। चाय पिएगी तो अच्छा लगेगा। वो लड़की तो कल चली ही जाएगी, मैंने कह दिया है उसे सुबह सुबह अपना सामान पैक करके निकल जाए। एक बार वो लड़की इस घर से चली गई तो सारी समस्या, सारी दुख दुविधा हमारे घर से चली जाएगी। तभी पायल आती है और पूछती है, क्या हुआ दीदी, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? इंदुमती कहती है, कुछ नहीं पायल, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, अदिति को मेरे हाथ की ही चाय पसंद है। पायल कहती है, मैं बना देती हूँ ना। लेकिन इंदुमती मना कर देती है और पायल को अदिति को बुलाने भेज देती है। उधर झनक अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही होती है। उसका दिल बहुत भारी था, वो मन ही मन सोच रही होती है, अनिरुद्ध बाबू, आज आपके घर में मेरा आखिरी दिन है, मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी परछाई भी आपके जीवन पर पड़े। मैं अदिति दीदी को और दुखी नहीं देख सकती। अब आता है एपिसोड का सबसे टेंशन वाला मोमेंट। नीलू और पायल अदिति के कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही होती हैं। अदिति दीदी, दरवाज़ा खोलिए। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। पायल मजाक करने की कोशिश करती है, क्या हुआ, अनिरुद्ध से शादी करके आई हो तो सिर्फ उसी के लिए दरवाज़ा खोलोगी क्या? लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। अब उन दोनों को डर लगने लगता है। नीलू घबराकर कहती है, काकी मुझे डर लग रहा है, कहीं उसने कुछ कर तो नहीं लिया। पायल भी डर जाती है, कैसी बातें कर रही है, हो सकता है सो गई हो।
वो दोनों फिर से जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। नीलू कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ। अगर वो लड़की इस घर में न आती तो आज अदिति की ये हालत नहीं होती। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? अनिरुद्ध भी घर पर नहीं है। पायल कहती है, डर तो मुझे भी लग रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब एक काम कर, तू उसे कॉल करके देख। नीलू अदिति को कॉल करती है। कमरे के अंदर फोन बजता है, लेकिन कोई नहीं उठाता। अब उनका डर यकीन में बदलने लगता है। दूसरी तरफ पुतुल झनक के कमरे में आती है। वो देखती है कि झनक उदास बैठी है। वो पूछती है, क्या हुआ झनक, तुम उदास हो? झनक कहती है, नहीं पुतुल दीदी, मैं बस अपना सामान पैक कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ। पुतुल कहती है, मैं तो नहीं चाहती थी कि तुम जाओ, लेकिन घर के हालात ही ऐसे हो गए हैं कि मैं और बाबा भी तुम्हें और बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकते। झनक कहती है, कोई बात नहीं पुतुल दीदी, अगर मैं यहाँ कभी आई तो आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। अब तो मेरी पढ़ाई भी हो गई है, बस कॉलेज में दाखिला लेना है, फिर मैं आपसे और मुखिया जी से मिलने ज़रूर आऊँगी। झनक के मन में अपने गांव जाने की भी इच्छा थी, लेकिन उसे अपनी माँ की याद आने का भी डर था। उधर पायल और नीलू की हालत खराब हो रही थी। नीलू कहती है, काकी मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, चलकर सबको बता दें क्या? और वो दोनों दौड़कर नीचे आती हैं। सब लोग हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। जेठू पूछते हैं, क्या हुआ तनुश्री, इंदु कहाँ गई? तनुश्री बताती है कि वो चाय लेकर आ रही है। इंदुमती चाय लेकर आती है। सुरजीत भी वहां होता है। सब चाय पी रहे होते हैं कि तभी पायल और नीलू हड़बड़ाते हुए आते हैं। नीलू चिल्लाकर कहती है, माँ, अदिति दरवाजा नहीं खोल रही है। सब लोग चौंक जाते हैं। तनुश्री कहती है, क्या? नीलू रोते हुए कहती है, हाँ माँ, हम कब से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन वो खोल ही नहीं रही। हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं उसने अपने आप को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा लिया। तनुश्री घबरा जाती है, तुम लोग ये कैसी अपशकुन वाली बातें कर रही हो, ऐसा क्यों होगा? नीलू कहती है, नहीं माँ, उसके कमरे से ज़रा भी आवाज़ नहीं आई। मैंने फ़ोन भी किया, रिंग भी गई, लेकिन उसकी एक आहट तक नहीं आ रही। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पायल भी कहती है, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, कहीं उसने गुस्से में आकर कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। तनुश्री का दिल बैठने लगता है, मेरा जी घबरा रहा है, मैं क्या करूं दीदी? एक काम करते हैं, हम सब लोग चलते हैं, शायद हम सब की आवाज़ सुनकर वो दरवाज़ा खोल दे। जेठू कहते हैं, अरे हो सकता है सो गई हो। लेकिन अनिरुद्ध की माँ गुस्से में कहती हैं, घर में आते कलेश जाते कलेश, मैं तो परेशान हो गई हूँ सच में, हर रोज़ एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। तनुश्री रोने लगती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? अनिरुद्ध भी घर पर नहीं है। सब लोग भागकर अदिति के कमरे की तरफ जाते हैं। सब मिलकर दरवाज़ा पीटने लगते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, अदिति बेटा दरवाज़ा खोलो, अदिति। लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अब सबको यकीन हो जाता है कि अंदर कुछ बहुत गलत हुआ है। अब आता है आज के एपिसोड का प्रीकैप, यानी कि कल क्या होने वाला है उसकी एक झलक। और दोस्तों, कल का एपिसोड तो और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। प्रीकैप में हम देखते हैं कि अनिरुद्ध किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और अदिति को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। वो उसे उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि अदिति की हालत बहुत नाजुक है और उसे तुरंत ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। अनिरुद्ध परेशान हो जाता है। वो तुरंत पुतुल को फोन करता है और ब्लड के बारे में पूछता है। पुतुल बताती है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव नहीं है। अब सवाल ये था कि इतना रेयर ब्लड ग्रुप कहाँ से मिलेगा। और तभी झनक, जिसे सब लोग घर से निकाल रहे थे, जिसे सब बुरा भला कह रहे थे, वो एक देवी की तरह सामने आती है। वो कहती है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। जिस लड़की को वो मनहूस कह रहे थे, आज वही लड़की अदिति की जान बचाने वाली थी। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या झनक का खून अदिति को चढ़ाया जाएगा? क्या घरवाले इस बात के लिए राजी होंगे? क्या अदिति की जान बच पाएगी? और इस घटना के बाद क्या अनिरुद्ध और झनक का रिश्ता कोई नया मोड़ लेगा? क्या घरवालों की आंखों से नफरत की पट्टी हटेगी और उन्हें झनक की अच्छाई नजर आएगी? ये सब जानने के लिए तो हमें देखना पड़ेगा झनक का अगला एपिसोड। लेकिन दोस्तों, आज के एपिसोड ने एक बात तो साफ कर दी है कि नफरत और गलतफहमी किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। अदिति ने जो कदम उठाया वो बहुत गलत था। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का धमाकेदार रिव्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अदिति ने सही किया? और क्या आप झनक को घर में इज्जत मिल पाएगी? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मनीषा आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और आपके अपने चैनल मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और वो जो घंटी वाला बटन है ना,
उसे भी दबा देना ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।